हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 30 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे जो वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। और यह हमारा प्रतियोगिता दर्पण के मई 2023 का पार्ट है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मई 2023 के जो प्रतियोगिता दर्पण हैं उनमें अस्मरणीय तथ्य के नाम से वेरी इंपॉर्टेंट जो है सो 30 करंट अफेयर्स हैं, उनका हम आज स्टडी करेंगे, जिसमें 15 हमारे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं और 15 हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दिया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं प्रतियोगिता दर्पण में यह 30 क्वेश्चंस पर मंथ एक समरी के रूप में दिया जाता है। यदि आप उनका स्टडी कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आप जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बुक का उसका आप 90% कवर कर चुके हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं, इसे पहली बार आज देख रहे हैं, इससे पहले आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस सेवा मुक्त सैटेलाइट को 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में नष्ट कर दिया है? यह है मेगा ट्रॉपिक्स 1, जिसे MT1 भी कहते हैं। इसके डिटेल देख लेते हैं। मौसम जलवायु अध्ययन के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित मेगाट्रॉपिक्स 1 को कार्यकाल समाप्त हो गया था और जिसे इसरो द्वारा वापस ले आया गया पृथ्वी पर, उसे प्रशांत महासागर में गिराया गया है। यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपको और याद रखने हैं। पहली चीज़ कि एक एग्जाम में या कहा जाए तो कई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो एक प्रीवियस ईयर में सीधा क्वेश्चन पूछे गए थे, CNES है, इनमें से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी हैं? आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप याद रखेंगे CNES, और इस बार ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, क्योंकि इसरो और CNES के द्वारा ही MT1 बनाया गया था, जिसे पृथ्वी पर वापस लाया गया है। ठीक है, CNES जो है फ्रांस का अंतरिक्ष एजेंसी है। और दूसरा क्वेश्चन, इसरो का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, याद रखें, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इंग्लिश में उसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा MT1 का फुल फॉर्म मेगाट्रॉपिक्स 1 है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आप कई बार पढ़े होंगे शायद, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES, और एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था CNES इनमें से किस देश की कंपनी है? स्टूडेंट कन्फ्यूज, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत टिक करके आ गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन में बीजेपी विधायक दल के नेता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह कौन थे? मानिक शाह। एक्चुअली मानिक शाह 2022 में ही त्रिपुरा के CM बने थे विप्लव कुमार देव के जगह पर, और दोबारा जब त्रिपुरा में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार बनी तो पुनः मानिक शाह को ही त्रिपुरा के CM बनाए गए। एक्चुअली वो 2016 से पहले कांग्रेस में थे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे काम देते हैं, आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि त्रिपुरा में कितनी विधानसभा सीट है। वैसे मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको यह आंसर भी दे दूंगा, अभी आप टाइम है आपके पास तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेघालय में चुनाव के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP के किस नेता ने मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार 7 मार्च 2023 को शपथ ली है? यह है कोनराड संगमा। कोनराड संगमा जो है मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री PA संगमा के पुत्र हैं, मतलब उनके पिता भी पहले मेघालय के CM रह चुके हैं, और उसके बाद कोनराड संगमा दूसरी बार जो है मेघालय के CM बने। आपको कमेंट्स करके बताना है मेघालय में कितनी विधानसभा सीटें हैं। NDPP के किस नेता ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ 7 मार्च 2023 को ग्रहण किया है? यह है नेफ्यू रियो, और नेफ्यू रियो ने यह 5वीं बार नागालैंड का CM का पद ग्रहण किया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर याद रखें। देखिए, यहाँ पर मेघालय में जो CM आपको कोनराड संगमा लिए हैं वो किस पार्टी से, याद रखेंगे, ये NPP पार्टी से है। उसका फुल फॉर्म है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, उसके पीछे वजह है, यह नॉर्थ ईस्ट की पहली ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, हमारे देश में अभी तक
टोटल 9, अभी प्रेजेंट में टोटल 9 राष्ट्रीय पार्टी हैं और 8 राष्ट्रीय पार्टी पहले था, 9वां राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बना है। ठीक, ये चीज़ भी आपको एग्जाम में याद रखना है, क्योंकि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि हिट लिस्टेड न्यूज है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए, और आपको कमेंट्स करके ये भी बताना है कि नागालैंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। वैसे इस वीडियो के लिस्ट में मैं बता दूंगा, लास्ट में आपको बता दूंगा। भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे स्टेशन सैन्य स्टेशन पर 7 से 8 मार्च 2023 को संपन्न हुआ है? यह है फ्रिंजेक्स 2023 या फ्रिंजेक्स 23 के नाम से भारत और फ्रांस के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है। देखिए, इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका, मैं आपको याद रखने का एक ट्रिक कह सकते हैं या तरीका आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है फ्रिंजेक्स 23 तो कुछ नहीं है, 23 जो है सो सीधी सी आपका जो है 2023 है। 2023 में यह जो है सो एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए इसका नाम 23 दिया गया है। अब याद रखते हैं फ्रिंजेक्स है। देखिए, फ्रिंजेक्स में FR से फ्रांस है, IN से इंडिया है, J से ज्वाइंट है और EX से एक्सरसाइज है। मतलब फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला टेनिस स्टार ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस करियर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया? मतलब टेनिस करियर से उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो वह सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने भारत के लिए 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं, जिन्होंने डबल ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन उन्होंने जीता है। इसके अलावा मिक्स डबल में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन उन्होंने खिताब जीते हैं। के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किस प्रख्यात लेखक के उपन्यास पागलखाना को मार्च 2023 में चुना है? वह ज्ञान चतुर्वेदी को। देखिए, यहाँ पर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2022 के लिए व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को, और ज्ञान चतुर्वेदी के बुक है पागलखाना। आप उसको इस तरह से लिंक करके याद रख सकते हैं, व्यास जी को ज्ञान मिला पागलखाना में, ऐसे लिंक करके रख सकते हैं। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया है। और ज्ञान चतुर्वेदी के उससे पहले और ये जो है ज्ञान चतुर्वेदी के लिए 5वां उपन्यास है, उससे पहले 4 उपन्यास उन्होंने और लिखे हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आप याद रखें। हो सकता है आपके एग्जाम में उसके उपन्यास का नाम पूछ दे, उसके राइटर कौन है। तो उसका है नरक यात्रा, बारामासी और हम न मरब। ये उसके तीनों ही फेमस उपन्यास हैं, जिसके राइटर जो हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं। भारतीय खेल विभाग, युवा मामले, खेल मंत्रालय द्वारा महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करने के लिए 10 मार्च से 31 मार्च तक किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? इस कार्यक्रम का नाम था खेलो इंडिया 10 का दम। यह जो है 10 मार्च के दिन इसलिए स्टार्ट किया गया, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए महिलाओं को खेलों में योगदान के लिए, खेलों में प्रोत्साहन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारतीय सिनेमा के किस सुपरहिट फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है? यह फिल्म RRR के लिए, और RRR के आप जानते होंगे उनके डायरेक्टर हैं SS राजमौली। भारत के किस महिला वेट लिफ्टर ने BBC इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मार्च 2023 में पब्लिक वोट के नतीजे के बाद देने की घोषणा किया गया है? यह मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू मणिपुर के हैं। मणिपुर की 28 वर्षीय वेट लिफ्टर पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 वर्ष यह पुरस्कार जीता है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक सिल्वर मेडल 2020 के जो है टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। उन्होंने 2021 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, साथ ही 2022 में वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर मेडल भी उन्होंने जीता है।
दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? यह है सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, जो आपको कर्नाटक में है। देखिए, और दूसरा सबसे लंबा जो है सो ये रेलवे प्लेटफॉर्म जो है सो यूपी में है, गोरखपुर में है। तो चलिए उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म जो 1507 मीटर है, कर्नाटक के हुबली में है, जिसका नाम आप देख चुके हैं पहले, सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, जिसका उद्घाटन 12 मार्च 2023 को हुआ है। भारत में गोरखपुर रेलवे स्टेशन दूसरा और केरल के कोल्लम जंक्शन तीसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे कि ये जो है सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक के हुबली में है, वह भारत के नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो 1507 मीटर का है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कहाँ के स्टेडियम का नाम रखा गया है? यह रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। रानी यह उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिसके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ, याद रखें, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। किस क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी बार मार्च 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता है? तो वो भारतीय क्रिकेट टीम है जिन्होंने लगातार चौथी बार जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता है। जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इसका आयोजन जो है पहली बार, उसकी शुरुआत पहली बार 1996 में हुआ था। और यह ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। यह 16 टेस्ट सीरीज है, जो अभी तक 16 टेस्ट सीरीज हुआ है, जिसमें 10 बार भारत ने जीता है, 5 बार कंगारू की टीम मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और 1 बार इस टेस्ट सीरीज का फैसला नहीं हुआ था। टोटल 16 में से 10 बार भारत ने जीता है, और अभी रिसेंटली लगातार 4 बार ये सीरीज भारत ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भारत के किस सबसे भारी लॉन्च व्हीकल से 26 मार्च को 36 वन वेव सैटेलाइट का अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफ़र किया है? यह है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मतलब LVM-3। यह भारत के वन वेव सैटेलाइट का दूसरा लॉन्च है, जिसे 26 मार्च 2023 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से किया गया है। पहला लॉन्च 2021 में अक्टूबर में किया गया था। इसका उद्देश्य 588 सैटेलाइट को स्पेस में भेजना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता 24 मार्च 2023 को रद्द कर दी गई। वह कहाँ के लोकसभा सदस्य थे? यह वायनाड केरल के लोकसभा सदस्य थे। अब हम स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जहाँ से हम 15 क्वेश्चंस या कह सकते हैं आप 15 वन लाइनर करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेपाली कांग्रेस और CPN मोबादी सेंटर सहित 8 दलों के गठबंधन के किस नेता ने नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव मार्च 2023 में जीता है? तो वह है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल ने CPN UML के नेता और उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र नेमबाग को हराया है। नेपाल में 2008 में गणतंत्र दिवस के बाद से यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है, और यह तीसरा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं, जिन्होंने स्थान लिया है विद्या देवी भंडारी का। रामचंद्र पौडेल जी से पहले विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार डीजल तेल पाइपलाइन का संयुक्त रूप से 18 मार्च 2023 को उद्घाटन किया है, जिसका नाम है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IBFP। IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाई स्पीड डीजल को बांग्लादेश तक पहुंचाने की क्षमता वाली पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। दोनों प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में इस पाइपलाइन की आधारशिला रखी थी। चीन में देश के किस नेता ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद मार्च 2023 में संभाला है? तो वह है शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार जो है चीन के राष्ट्रपति बने हैं।
इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग से विकसित कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 मार्च 2023 को भारत आ चुका है, जिसे अगले वर्ष आंध्र प्रदेश के लॉन्च किया जाएगा? वह है निसार। ठीक है, निसार जो है भारत और के जो है इसरो और अमेरिका के नासा के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह दोनों ने मिलकर के बनाया है। और निसार का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे याद रखेंगे। निसार में एन का मतलब है नासा, आई का है इसरो और SAR का मतलब है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के साथ साथ सबसे ज़्यादा 7 अवार्ड जीते हैं? उस पिक्चर का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। मतलब एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो मूवी है, जिसे ऑस्कर अवार्ड में सबसे ज़्यादा 7 अवार्ड जीते हैं, जिसमें बेस्ट मूवी का बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन 2023 मार्च 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? ये न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुआ है। फीफा अध्यक्ष के लिए रवांडा के किगाली में 16 मार्च 2023 को संपन्न चुनाव में किसे निर्विरोध चुना गया है? निर्विरोध जो फीफा का अध्यक्ष बने हैं वह है जियानी इन्फेंटिनो। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को ही 2023 से लेकर के 27 के लिए निर्विरोध अध्यक्ष बनाया है। वह 2023 में चुने गए और 27 तक फीफा के अध्यक्ष रहेंगे। अंतर संसदीय संघ IPU की 46वीं सभा 11 मार्च से 15 मार्च 2023 तक कहाँ आयोजित की गई है? यह बहरीन के राजधानी मनामा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में भाग लिया तथा भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में किस राष्ट्र को सबसे खुशहाल देश बताया गया तथा लगातार 6ठी बार वह पहला स्थान पर रहा? वह है फिनलैंड। जैसे कि फिनलैंड लगातार 6 बार दुनिया के सबसे खुशहाल देश में गिने जाते हैं। इंटरनेशनल हैप्पी डे के मौके पर जारी हुई एनुअल हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश सबसे खुशहाल देशों में गिने गए, जबकि फर्स्ट स्थान पर फिनलैंड रहा है। ग्लोबल मिल्ट्स, जिसे श्री अन्न के नाम से भारत में जाना जाता है, भारत ने उसका नाम श्री अन्न दिया है। सम्मेलन का आयोजन मतलब ग्लोबल मिल्ट्स श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन 18-19 मार्च 2023 को कहाँ हुआ है? यह भारत में हुआ है और भारत में भी नई दिल्ली में, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन परिसर के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के सुब्रमण्यम हॉल में ग्लोबल मिल्ट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इन्होंने इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया है। भारत में अमेरिका का नया राजदूत मार्च 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? यह एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डेल्मा रूसेफ को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित 23 मार्च 2023 को किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का अध्यक्ष ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डेल्मा रूसेफ को बनाया गया है। स्विट्जरलैंड की फर्म IQ एयर द्वारा 14 मार्च को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में कौन है? तो दुनिया के सबसे प्रदूषित देश चार्ट है। इराक को दूसरा स्थान मिला है, मतलब दूसरा सबसे प्रदूषित देश दुनिया में इराक है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, चौथे नंबर पर बहरीन है और भारत का इस मामला में 8वां नंबर है। मतलब भारत दुनिया के जो जितने प्रदूषित देश है उसमें 8वें नंबर पर आते हैं। वैसे भी बहुत क्वालिटी ख़राब है, एयर क्वालिटी भारत देश में बहुत ज़्यादा ख़राब है। शनिवार 24 मार्च 2023 को रात 8:30 से 9:30 बजे तक भारत के कई शहरों में 1 घंटे तक लोगों ने लाइट बंद रखकर कौन सा दिवस मनाया? जैसे कि आप जानते हैं अर्थ आवर डे मनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में 31 मार्च 2007 को पहली बार अर्थ आवर डे मनाया गया था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से हर वर्ष मार्च महीने के आखिरी शनिवार को अर्थ आवर डे का आयोजन किया जाता है, जो इस साल 24 मार्च को हुआ था।
और अर्थ आवर डे में 1 घंटे के लिए शाम में 7:30 से शाम में जो है 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट काट करके इलेक्ट्रिसिटी बचाने का कार्य किया जाता है। किस देश में पेंशन रिफॉर्म बिल के विरोध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? तो वह है फ्रांस में। संसद में प्रस्तुत बिल के तहत फ्रांस में रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस तरह हमारा यह 15 न्यूज जो था करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड वन लाइनर के फॉर्म में वेरी इंपॉर्टेंट जो कंप्लीट हुआ। ओवरऑल टोटल हमारा यह 30 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से टोटल 30 जो है MCQ करंट अफेयर्स का भी यही पार्ट है। 30 MCQ का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी मई 2023 के प्रतियोगिता दर्पण से ही 30 MCQ का स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा करंट अफेयर्स में मुख्य वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पर प्रत्येक महीना के प्रतियोगिता दर्पण और सामान्य ज्ञान दर्पण के पूरी डिटेल से करंट अफेयर्स का स्टडी करवाया जाता है। यदि आप प्रतियोगिता दर्पण और सामान्य ज्ञान दर्पण का मुख्य रूप से स्टडी करना चाहते हैं तो इस हमारे साथ जुड़े। उसके साथ साथ यहाँ पर कई और वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जैसे कि आप देखे भी होंगे। तो और फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तभी कभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। जय हिंद।